दोस्तों जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 23वें नंबर के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब किसी जातक जातका का जन्म होता है तो उसका जीवन कैसा रहता है, उसकी शारीरिक संरचना यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, बाई बिहेवियर उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या वीक पॉइंट होते हैं, अर्थात क्या उसकी खासियतें होती हैं और क्या उसके अंदर खामियां होती हैं, और बाई हेल्थ उसका जीवन कैसा रहेगा, और उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसी रहेगी, और उसका कैरियर कहाँ पर जाकर बनेगा यानी आजीविका का साधन उसकी जिंदगी में क्या बनेगा, उसको जॉब करनी चाहिए या जॉब से बेहतर इनके लिए बिजनेस रहेगा। यदि जॉब करनी है तो जॉब इनके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, किस सेक्टर में अच्छी रहेगी, और गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी या गवर्नमेंट जॉब से इसके लिए प्राइवेट जॉब अच्छी रहेगी, और यदि बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में कौन सा बिजनेस किया जाए जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल हो और एक अच्छा अपना वजूद भी कायम कर सकें अपने व्यापारिक वर्ग में। और आगे इनका गृहस्थ जीवन कैसा रहता है यानी मैरिज लाइफ कैसी रहती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसी बनती होती है, और अल्टीमेटली इनकी जिंदगी में किस तरह की किस तरह की समस्याओं की आने की संभावना रहती है, और उन समस्याओं से बचे रहने के लिए इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष पर विश्वास है, या आपका भी जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा चैनल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं आपके लिए ज्योतिषीय जानकारी लेकर आता रहता हूँ, और आपको ये जो ज्योतिषीय जानकारी मैं जो देता हूँ, ये जो मुझे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार आपके सामने मैं उस चीज को परोसता होता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ये बहुत बेहतरीन तरीका है ज्योतिष को सीखने के लिए। आप बहुत एंजॉय में, बहुत सहज में ज्योतिष सीख सकते हैं या अपने बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र का फलादेश जानने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो किताबी ज्ञान के माध्यम से यदि हम इस नक्षत्र को समझना चाहते हैं, इसके फलादेश को समझना चाहते हैं, तो हमारे पास तरीका ये है कि हम उसका जो फलादेश है उसको रट लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस नक्षत्र के दूसरे पहलुओं को भी जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपने उसके साथ में अपनी कोई दोस्ती बनानी है या उसके साथ काम करना है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में पहले जानना चाहेंगे। और जानेंगे आप कैसे, या तो आप उसको स्वयं को पूछेंगे, वो जो आपको बताएगा उसके हिसाब से आप उसके बारे में धारणा बना लेंगे। और दूसरा तरीका ये है जिसको हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जो हमको बताया, हमारे जो आदर्श हैं उन्होंने जो हमको बताया, वो ये है कि उस व्यक्ति से ना पूछें, उस व्यक्ति के आसपास के वातावरण को देखें, उसकी बैकग्राउंड को देखें, फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसकी रिश्तेदारी कैसी है, उसके यार दोस्त कैसे हैं, वो बैठता उठता कहाँ है, उसकी भाव भंगिमा क्या है, उन सभी बातों के बारे में हम जब जान लेंगे तो हमको अच्छा उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बारे में हमको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप यदि धनिष्ठा नक्षत्र को जानना चाहते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े हुए जो और पहलू हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जब हम उनको समझ लेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र का फलादेश
ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। हमको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमको क्या देखना है धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में, धनिष्ठा नक्षत्र को जानने के लिए? तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आते हैं और उन राशियों के स्वामी कौन है, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी किस राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये नक्षत्र भोग करता है, और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए इस नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं, जो वो कौन कौन से हैं? वो है गा गी गू गे, गा गी गू गे। और इस नक्षत्र के 4 जो अक्षर हैं ये 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं। गा गी, ये जो 2 अक्षर हैं ये मकर राशि के अंतर्गत रह जाते हैं, और गू गे, ये जो 2 अक्षर हैं ये कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाते हैं। और संयोग से इन दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं। और जो कुंभ राशि में जो चरण चले जाते हैं 2, उन पर जाकर शनिदेव मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। कोई भी ग्रह जब मूल त्रिकोण राशि का होता है या मूल त्रिकोण अंश में, उस ग्रह का बहुत शुभ प्रभाव होता है। और शनिदेव का हमारी ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब तत्व से आप विचार करेंगे तो ज्योतिष में शनिदेव की बहुत पावर है। सबसे पहले तो ये बहुत स्लो चलने वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा समय लेता है हमारी कुंडली में, सबसे ज्यादा समय इसके पास है। हमारे जीवन का सबसे ज्यादा समय लेने वाला कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। सभी ग्रहों से ज्यादा समय में एक राशि को ये पार करता है। एक राशि की यात्रा करने में इसको सबसे ज्यादा समय 2.5 वर्ष लगता है, और इसको काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां स्थान प्राप्त है हमारी कुंडली में। और हमारी कुंडली का जो 10वां और 11वां भाव है वो कर्म और लाभ का है। अब आप विचार करके देखो कि कर्म के बिना जीवन का क्या अस्तित्व है, और जो हमने कर्म किया उसका लाभ यदि हमको ना मिले तो हमारे जीवन का क्या महत्व है। और कुंडली का 8वां भाव भी इनके पास है, 8वें भाव के कारक है। एक बार हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक भाव आते हैं, परंतु 8वां भाव केवल मृत्यु का नहीं है, रहस्यों का भाव है। जो रहस्य है संसार में जितने भी, वो उन भावों का स्वामी शनिदेव है। और मृत्यु भी जीवन का प्रारंभ है, मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण भाव जो हैं वो शनिदेव के पास आते हैं। और ये नक्षत्र के राशि स्वामी शनिदेव हैं। और इस नक्षत्र का विस्तार आकाश मंडल में मकर राशि के 23 अंश 20 कला से लेकर कुंभ राशि के 6 अंश 40 कला तक रहता है, यानी इतने क्षेत्र पर इनका अधिकार रहता है। और इस नक्षत्र के स्वामी हैं भौम यानी मंगल, और इस नक्षत्र के देवता हैं वसु। अब हम मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है जो आपके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, और इस नक्षत्र की राशि के स्वामी हैं शनिदेव। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए समझनी बहुत आवश्यक है। हमारे बीच दिमाग में यदि संदेह रह जाता है तो हम ज्योतिष में कच्चे रह जाएंगे। ये जो
नक्षत्र की राशि के स्वामी और नक्षत्र स्वामी, इसमें क्या अंतर है? नक्षत्र राशि के स्वामी का तात्पर्य यह है कि एक चंद्रमा है, वो मकर या कुंभ राशि में, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको एक घर मिला है रहने के लिए और उसमें 2 रूम हैं और थोड़ी सी एक रूम का 1/4 हिस्सा उसमें खाली है, यानी 2.25 उसको रूम मिले हुए हैं उस घर में। तो जो ये राशि है वो तो एक पूरा मकान है और उसके उस मकान के अंतर्गत जो रूम है वो है नक्षत्र, यानी राशि के अंतर्गत ही नक्षत्र आ जाते हैं। तो यहां पर जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में बैठा है, शनि के राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आता है उसके अंतर्गत बैठा है और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल है, यानी जन्म समय में, इस जन्म समय में जिस बच्चे का जन्म होगा उसको पहली महादशा मंगल की प्रारंभ होगी। ये इसके बीच का रहस्य है। और मंगल जो है वो बल और पराक्रम और पुरुषार्थ के स्वामी है, परिश्रम के स्वामी है, मीन्स हार्ड वर्किंग के स्वामी है, डिफेंस के हैं, स्पोर्ट्स के हैं और छोटे भाई के कारक हैं। और इस नक्षत्र के जो देवता है वो है वसु। और ये अब वसु कौन है? वसु है दक्ष प्रजापति की एक पुत्री है जिसका नाम वसु है और उनकी का विवाह हुआ है धर्म के साथ में। उस धर्म के और वसु के संयोग से उनकी जो संतान है उनका नाम है वसु। ये 8 संतान है, उनको अष्ट वसुओं के नाम से जाना जाता है। और धर्म ने इन 8 वसुओं को भगवान विष्णु और इंद्र की सेवा में रहने की आज्ञा दे दी कि आप इनकी आज्ञा में रहो, इनकी सेवा में रहो। आपके लिए पौराणिक कथाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है यदि आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं। वैदिक ज्योतिषी के लिए अपनी पौराणिक कथाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। ये कथाएं आपकी ज्योतिष की जानकारी को समझने में, ज्योतिष की जानकारी को इम्प्रूव करने में बड़ी मददगार सिद्ध होती है। अब देखो इस नक्षत्र के फलादेश को कि इस नक्षत्र का फलादेश क्या होगा। इस नक्षत्र वाले व्यक्ति के अंतर्गत शनि और मंगल और वसु इन तीनों के युग्म गुण दिखाई देंगे, दोष दिखाई देंगे। तो इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक और जातका हैं, सर्वप्रथम इनके यदि रूप का वर्णन किया जाए तो इनके अंदर लावण्य होता है। लावण्य मीन्स का मतलब मासूमियत। इनके चेहरे से मासूमियत, लावण्य रस टपकता होता है यदि इनकी लगन पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो इस नक्षत्र के में जन्म लेने वाले लड़की है तो बहुत सुंदर होगी, लावण्य होगा, जैसे ऐश्वर्या राय की कुंडली में है। यदि लगन को कोई अशुभ ग्रह देख रहा है तो फिर लावण्य विहीन होगी, यानी वो कुरूप हो जाएगा। और इस नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके होठ और भौं विशाल होते हैं, लेकिन ये सुंदरता वाले होते हैं, सुंदर लगने वाले होते हैं। दांत इनके बड़े गहरे होते हैं, परंतु यदि बुद्ध खराब है तो इनके दांत बड़े भी हो जाते हैं, लंबे भी होते हैं, भयावह लगते हैं, डरावने लगते हैं। परंतु यदि शुभ है तो दांत बड़े सुंदर होते हैं, बड़ी सुंदर दंतावली होती है इनकी, मध्यम कद के होते हैं। अब यदि इनके स्वभाव की बारे में बात की जाए तो स्वभाव इनका बहुत दयालु होता है। ये दीनों पर दया करने वाले हैं। शनि देव दीनों पर दया करने वाले भी हैं और स्वयं दीन भी हैं। शनि जब निर्बल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, तो व्यक्ति को स्वयं को दीन बना देगा। और जब शनि शुभ होगा तो ऐसा व्यक्ति दीनों पर दया करने वाला होगा, यानी दीन दुखी जो व्यक्ति हैं उन पर दया करने वाले होते, परोपकार वृत्ति के व्यक्ति बन जाते होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के शनि स्वामी हैं। इस करके ये गुण इनके अंदर विशेष रूप से पाया जाता है और आज में जीने वाले होते हैं।
ऋणम कृत्वा घृतम पवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः त्रैवेदस्य कर्तारो भंडदूत निशाचर। यानी आज में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। ये जो भी जीना है, आज जो कुछ करना है आज कर लीजिए, पर इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना लगाइए कि ये धर्मपरायण नहीं होते, न्यायप्रिय होते हैं, धर्मपरायण होते हैं और तर्क शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है इनकी। यदि इनकी कुंडली में लगन पर किसी का दुष्प्रभाव नहीं है, चंद्रमा पर किसी का प्रभाव नहीं है, तो इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है और न्याय जुडिशरी में ये बहुत अच्छा फ्यूचर में प्रदर्शन करते होते हैं, बहुत अच्छी अपनी एक स्टेटस कायम कर लेते हैं, वहां पर अपना एक वजूद स्थापित कर लेते होते हैं, क्योंकि इनकी तर्क करने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। अनफॉर्चुनेटली यदि कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो फिर ये झगड़ालू भी होते हैं और जगह बात बात पर ये कलेश मोल लेते रहते हैं, ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। ये मैंने आपको बताया इनका स्वभाव। अब मैं आपको बताता हूं इनका स्वास्थ्य के तौर पर प्राय ये अच्छे रहते हैं यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो। यदि शनि इनका पीड़ित है तो इनको संधिवात हो जाता है, यानी गठिया हो जाता है, जोड़ों में दर्द या नाड़ियों में दर्द, इस तरह की इनको समस्या हो जाती है। समय से पहले इनके बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, और या बालों से संबंधित कोई और रोग इनको पैदा हो जाता है। परंतु यदि शनि अच्छा है और चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो स्वास्थ्य के तौर पर ये अच्छे रहते हैं। शरीर इनका बड़ा व्यवस्थित होता है, प्राय दुबले पतले शरीर के ये पाए जाते हैं। अब इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो यदि इनकी कुंडली में शनि शुभ है तो ये टेक्निकल में यदि स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत कामयाब होते हैं। मेडिकल में भी ये बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सर्जरी का जितना भी काम है वो शनि के अंडर में आ जाता है। तो मेडिकल लाइन में यदि ये अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत कामयाब हो जाते हैं। यद्यपि पंचम भाव को भी देखा जाएगा, पंचम भाव के साथ कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है उसके अनुसार भी इनकी शिक्षा का फलादेश हमारे सामने निकल कर आएगा। अब यदि इनके हम कैरियर के बारे में बात की जाए कि इनका कैरियर कैसा रहेगा, तो अल्टीमेटली इनके अंदर नेतृत्व करने की और जन सेवा करने की एक बहुत बड़ी क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं। तो ये राजनीति में बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं और टेक्निकल लाइन में भी ये बहुत अच्छे, जितने भी काम हैं टेक्निकल के वो सब इनके पास आ जाते हैं। ये डिफेंस में भी टेक्निकल में जा सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल का डिफेंस पर पूरा अधिकार है और जो हथियार हैं और ये हथियारों पर जो टेक्निक है जितनी भी है वो सब शनि के अंतर्गत आ जाती है। ये पुलिस में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के इनके चांस होते हैं यदि दसम भाव इनका स्वस्थ है तो। मैं आपको पिछले वीडियोस में रिपीट करता रहा हूँ, आज भी अब भी कर रहा हूँ कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, यानी एक सामान्य फलादेश है। इसको आप कंक्लूजन ना समझें। अब इस बात का मतलब ये भी बिल्कुल ना लगाएं कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करने से हमारे ज्ञान का भंडार भरता है। उसी प्रकार से एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इससे भी हमारी जो प्रेडिक्शन पावर है, हमारी फलादेश करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। परंतु इसको अंतिम फलादेश ना समझें कि ये केवल निष्कर्ष है कंप्लीट। पंचम भाव हमारा बताएगा कि उसकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी और उसके बाद कैरियर जो है उस पर उसके आधारभूत हमारा कैरियर आगे बढ़ेगा। तो कैरियर में मंगल शनि की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दसम भाव को देख कर कहा जाएगा कि दसम भाव की स्थिति क्या है। दसम भाव यदि शुभ है, सूर्य की स्थिति शुभ है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा हैं, अन्यथा प्राइवेट जॉब की इनके लिए शुभ रहेगी। लाइन वही है, मंगल से शनि से संबंधित कोई भी काम करें। शनि से संबंधित टेक्निकल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और मंगल से संबंधित स्पोर्ट्स का काम हो गया, रियल एस्टेट का काम हो गया, जमीन खरीदना बेचना और कमीशन बेसिस काम हो गया, और
स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि बिजनेस में ये जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सामान हैं उनका ये बना सकते हैं या खरीद के उसको बेच सकते हैं, उस पर भी ये लाभ हासिल कर सकते हैं बिजनेस के तौर पर। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से कामयाब हो जाते हैं। अब इनके गृहस्थ जीवन की बात करें तो प्राय शनिदेव से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं इनको गृहस्थ जीवन का सुख विलंब से मिलता होता है। सप्तम भाव से या लगन से जब भी शनिदेव संबंध बनाएंगे, ग्रह के शनि के रूप को देखकर शनि को कुंडली में क्या जिम्मेदारी मिली है, किस स्थिति में बैठा है, अंतिम तो फैसला उसके आधार पर होगा। पर प्राय कॉमन एक बात यह है कि शनि जब भी सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं, किसी की कुंडली में शनि का रोल होता है मेन, तो उस व्यक्ति को विवाह का सुख देर से मिलता होता है। गृहस्थ जीवन परंतु अच्छा रहता है प्राय। अब इनकी समस्याओं की बात की जाए तो समस्या क्या इनके सामने आ सकती है, तो समस्या इनको संधिवात यानी जोड़ों के दर्द, नाड़ी तंत्र में रोग के रूप में समस्या आ सकती है। स्वाभाविक इनके रूप में इनके अंदर क्या कमियां हो सकती हैं, इनके दिमाग पर कई बार निजी स्वार्थ ज्यादा चढ़ जाता है और निजी स्वार्थ के चक्कर में इनके संबंध बिगड़ जाते हैं, इनके शत्रु ज्यादा बन जाते हैं, समाज से प्रतिष्ठा गायब हो जाती है, इनकी फेस वैल्यू डाउन हो जाती है। क्यों? जब शनिदेव इनकी कुंडली में वीक हो तो। यदि इस प्रकार की इनको समस्या है तो इनको क्या करना है, शनि को प्रबल करने के लिए अपना राशि रत्न धारण कर लें, और या यदि इनको नग सूट नहीं करता, रत्न इनके लिए उपयोगी नहीं है, तो शनि मंत्र का जाप करते रहें, शनि चालीसा करते रहें और मंगल का दान करते रहे। मंगल का दान से मतलब ये है गुड़, लाल कपड़ा, तांबा, गेहूं, इन चीजों का, और लाल फूल, इन चीजों का दान करते रहे मंगलवार के मंगलवार। तो आपके सामने जो नक्षत्र के कारण समस्या आ रही है वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।